हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, धामी सरकार की कैबिनेट बैठक, सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। उपनल कर्मियों से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर संभव मानी जा रही है। अन्य विभागों के प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके अलावा विभिन्न विभागों के कई अन्य प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हैं, जिन पर बैठक में विस्तार से चर्चा और अनुमोदन की संभावना जताई जा रही है। राज्य सरकार इस बैठक के माध्यम से प्रशासनिक सुधार और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय ले सकती है। सभी की नजरें बैठक के संभावित फैसलों पर टिकी है। तो यहाँ आपको बताते चले, धामी कैबिनेट की अहम बैठक, कई विभागीय प्रस्तावों पर इस बैठक के दौरान चर्चाएं हो सकती है। तो यहाँ आपको बताते चले, देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां कई विभागीय प्रस्तावों पर चर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक, जहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह अहम बैठक घटित हो रही है। साथ ही धामी कैबिनेट की यह अहम बैठक। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, इस बैठक में क्या अहम फैसले लिए जा सकते हैं? फिलहाल आशीष से हमारा संपर्क टूट रहा है, तब तक खबर की ओर रुख करेंगे, जहां धामी कैबिनेट की अहम बैठक चले। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर भी लग सकती है। इस दौरान आपको बताते चले, कई अहम मुद्दों पर बैठक में चर्चाएं संभावित मानी जा रही है, जहां विभागीय प्रस्तावों पर कई चर्चाएं हो सकती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई है, जहां आपको बताते चले, इस दौरान बैठक में कई प्रस्तावों को लेकर विचार विमर्श करके कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अहम बैठक, इस बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान तमाम अधिकारियों से संबंधित भागों को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चाओं के बाद कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक, जहां कई विभागीय प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, इस बैठक में किन अहम फैसलों पर विचार विमर्श किया जा सकता है? कौन से अहम फैसले लिए जा सकते हैं? जी पूजा, बिल्कुल। आज जो सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हो रही है, उसमें तमाम विभागों के प्रस्ताव आ सकते हैं। इसमें कृषि है, उद्यान है, और जो मुख्य जो प्रस्ताव है वो जो उपलब्ध कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनको लेकर बड़ा फैसला सरकार कर सकती है, क्योंकि हाल ही में उनकी जो 20 साल तक जो 10 साल तक जिन उपलब्ध कर्मचारियों ने अपनी नौकरी पूरी कर ली है, उनको जो समान कार्य के लिए समान वेतनमान का आदेश भी हुआ है। और अब जो अन्य संविदा कर्मचारी हैं, उनको भी एक आस लगी है, तो इसको देखते हुए बैठक में अहम फैसला हो सकता है। इसके अलावा उद्यान विभाग से जुड़ी तमाम योजनाएं हैं, ग्रामीण विकास विभाग की तमाम योजनाएं हैं, और लोक निर्माण विभाग हो, चाहे उद्यान विभाग हो और कृषि विभाग हो, सभी विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो रखे जा रहे हैं। और अब देखना होगा कि कैबिनेट की जो ब्रीफिंग होगी, उसके बाद कौन कौन प्रस्ताव जो है इसमें पास होते हैं। एजेंडे में तमाम प्रस्ताव शामिल हैं और बैठक में चर्चा की जा रही है, और राज्य के विकास से जुड़े तमाम जो फैसले हैं वो कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। डीए पर भी बड़ा फैसला लेने जा रही है। जी पूजा। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, क्या सरकार उपनल कर्मियों के वेतनमान और डीए पर भी बड़ा फैसला लेने जा रही है? बिल्कुल, वेतनमान समय कार्य के लिए जो समान कार्य के लिए समान वेतनमान है, उसको देने का फैसला जो है सरकार ने लिया है, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही सरकार को जो है आदेश दिया था, जो 2018 में पीआई लगाई गई थी उपनल कर्मचारियों के द्वारा। तो उसकी लड़ाई लगातार जो उपनल कर्मचारी हैं वो लड़े। पिछले कुछ दिन आपने देखा होगा कि उपनल कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, और करीब 15 से 16 दिन तक वो हड़ताल पर रहे। और इस बीच सरकार ने तमाम आदेश भी जारी किए
लेकिन नो वर्क नो पे का के तहत वो उपनल कर्मचारी नहीं माने और उन्होंने अपनी हड़ताल जारी रखी। जी। और फिर सरकार ने फैसला लिया कि जो समान कार्य समान कार्य के लिए न्यूनतम वेतन जो है जो उपनल कर्मचारी है उन्हें दिया जाएगा। और अब डीए की बात है, उस पर भी कहीं न कहीं चर्चा की जा रही है। हो सकता है कि उस पर भी जो है सरकार फैसला ले, और जो अन्य संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए भी सरकार जो है बड़ा फैसला ले सकती है। जो 10 साल से अधिक कार्य कर चुके हैं उन्हें भी कहीं न कहीं समान कार्य के लिए समान वेतन मिल सकता है जी। आशीष, मैं जानना चाहूंगी किन विभागों के प्रस्ताव आज कैबिनेट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण तो उपनल का ही फैसला जो प्रस्ताव है वो माना जा रहा है। और इसके अलावा जो उद्यान विभाग है, कृषि विभाग है, जो यूपीसीएल है, तमाम जनता से जुड़े जो भी कार्य हैं उनको लेकर कैबिनेट में चर्चा हो रही है। और ब्रीफिंग के बाद ही सामने आता है हर बार कि किन प्रस्तावों पर मोहर लगी है। थोड़ी देर बाद ब्रीफिंग होने वाली है, तो उसमें सामने आ जाएगा कि किन किन प्रस्तावों को कैबिनेट ने जो है पास किया है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी राज्यों में विकास योजनाओं की प्रगति पर कैबिनेट ने क्या समीक्षा की है? अभी तो जो फैसले हैं वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन राज्य के विकास के लेकर हर कैबिनेट में जो सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, वो चर्चा करते हैं और करते रहे हैं। आज भी विकास को लेकर तमाम चर्चा इस कैबिनेट बैठक में होने जा रही है। जी आशीष, क्या वित्तीय बोझ को देखते हुए सरकार किसी बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी देने वाली है? बिल्कुल। पूजा समय समय पर कैबिनेट में जो भी प्रस्ताव पास होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और इस बार भी इस बैठक में भी जो प्रस्ताव होंगे वो कहीं न कहीं प्रदेश के विकास से ही जुड़े हुए प्रस्ताव होंगे। और जो पास होने के बाद ही सामने आएगा। कई बार विभागों में पद सृजन के मामले होते हैं, कई बार बजट पास करने की बात होती है। तमाम जो फैसले होते हैं कहीं न कहीं प्रदेश के विकास से जुड़े ही होते हैं। और उपनल कर्मचारियों का जो फैसला है वो भी बड़ा कहीं न कहीं माना जा रहा है जी। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी कैबिनेट में उपनल कर्मियों से जुड़े किन प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है? उपनल कर्मचारियों के जो डीए की बात की जा रही है, और जो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात है वो पहले ही प्रस्ताव पास हो चुका है। और अब जो संविदा कर्मचारी, अन्य जो संविदा कर्मचारी हैं पीआरडी के माध्यम से लगे हैं, चाहे किसी कई संस्थाओं के माध्यम से लगे हैं, कई निगमों में कर्मचारी हैं, करीब 20,000 से ज्यादा जो है संविदा कर्मचारी प्रदेश में है। तो उनको लेकर भी बड़ा फैसला आज कैबिनेट में हो सकता है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी प्रशासनिक सुधार से जुड़े प्रमुख प्रस्तावों में आज क्या क्या शामिल है इस बैठक में? प्रशासनिक सुधारों से जुड़ा हुआ तो यही हो सकता है जो तमाम जो कर्मचारी चुनकर आ रहे हैं, चाहे वो पीसीएस अधिकारी हों, चाहे वो तमाम विभागों के कर्मचारी हों या अफसर हों, उनको कहीं न कहीं उनको नसीहत दी जा रही है कि वो प्रदेश के विकास में जो है काम करें। एक अधिकारी के तौर पर क्या क्या वो कर सकते हैं, जनता की समस्याएं जल्दी से जल्दी कैसे दूर हो सकती है। तो प्रशासनिक सुधार भी किया जा रहा है। और विभागों की जो फाइलें होती हैं उनमें विलम्ब न हो, जल्द से जल्द कार्य हैं वो समय पर पूरे हों। तो प्रशासनिक सुधार और नवाचार कहीं न कहीं प्रदेश सरकार जो है तमाम विभागों में कर रही है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या कैबिनेट ने कर्मचारियों की लंबित मांगों पर कोई टाइमलाइन तय की है? अभी फैसला सामने आने के बाद ही पूजा सामने आएगा कि क्या क्या जो ब्रीफिंग होती है कैबिनेट के बाद, उसके बाद ही सामने पता चल पाएगा कि क्या क्या फैसला लिया गया है और क्या क्या उसमें चर्चा हुई है। अभी तो मात्र कयासबाजी ही लगा सकते हैं कि इन फैसलों पर चर्चा हो सकती है, इन फैसलों पर चर्चा हो सकती है। थोड़ी देर में इनकी ब्रीफिंग होगी, तभी सभी चीजें साफ हो पाएंगी। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या कैबिनेट में आगामी बजट सत्र के लिए भी किसी बड़े फैसले की तैयारी है? पूजा कैबिनेट की बैठकें होती रहती हैं, महीने में 4 बैठकें होती हैं। तो हर बैठक में कहीं न कहीं विकास से जुड़ा हुआ ही, मैंने पहले भी बोला कि मामले होते हैं, प्रस्ताव होते हैं। तो
देखना होगा कि ब्रीफिंग के बाद वही सामने आएगा कि क्या क्या प्रस्ताव पास हुए हैं। कई बार प्रस्ताव बहुत सारे होते हैं, लेकिन सभी प्रस्ताव जो है पर कैबिनेट के जो मेंबर होते हैं उनकी सहमति नहीं बनती है। तो देखना होगा, थोड़ी देर में सब कुछ सामने आ जाएगा जी। जी। आशीष, मैं जानना चाहूंगी उपनल कर्मियों की समस्याओं और मांगों पर सरकार का आज क्या रुख नजर आ सकता है? बिल्कुल, सरकार सकारात्मक है और आने वाले समय में जो 10 साल पूरे कर चुके हैं कर्मचारी, उनको तो फायदा मिल ही रहा है, और जो भविष्य में अपनी अपनी समय सीमा पूरी कर रहे हैं, उन्हें भी समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। तो उनको कहीं ना कहीं आज तक जो कम वेतन में उन्होंने काम किया है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा फैसला जो है सरकार ने लिया है। अब देखना होगा कि आगे भी जो अन्य कर्मचारी हैं उनके लिए भी सरकार जो है फैसला लेगी। आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या किसी बड़े विभागीय पुनर्गठन पर कैबिनेट ने संकेत दिए हैं? बिल्कुल, इस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। पुनर्गठन तमाम विभागों का हो सकता है, और कैबिनेट की जो ब्रीफिंग होगी उसके बाद ही जो है सब कुछ सामने आ जाएगा जी। आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देहरादून में ग्रामीण सड़क विकास को केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिली है। केंद्र कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की 148 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इन सड़कों की कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी, जिनके निर्माण से पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा बेहद आसान हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इन सड़कों ने बनने से न सिर्फ गांवों का मुख्य बाजारों से संपर्क मजबूत होगा, बल्कि कृषि, पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मंजूरी को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे ग्रामीण विकास को बड़ा बल मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि इन सभी सड़कों का निर्माण कार्य 2 वर्षों के भीतर पूरा कर लिया जाए, जिससे ग्रामीण जनमानस को सीधा लाभ मिल सके। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पीआरडी जवानों के मानदेय को लेकर फैसला। भर्ती रहने पर 6 माह तक मिलेगा मानदेय। मंत्री रेखा आर्या का अधिकारियों को निर्देश, सहायता राशि में इजाफा किया जाएगा। रेखा आर्या ये कहा। वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड सरकार ने पीआरडी जवानों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाए। कैबिनेट से पहले मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई पीआरडी जवान बीमार या चोट की वजह से अस्पताल में भर्ती होता है तो उनका मानदेय 6 माह तक नहीं रोका जाएगा। मंत्री ने कहा कि जवान सेवा के दौरान कई बार जोखिम उठाते, ऐसे में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच मजबूत होना जरूरी है। इसके साथ ही रेखा आर्या ने यह भी निर्देश दिया कि पीआरडी जवानों को दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया जाए, ताकि जरूरत के समय उन्हें पर्याप्त सहयोग मिल सके। तो वही आपको बताते चले खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां पीआरडी जवानों के मानदेय को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री 11 दिसंबर को पीआरडी जवानों की स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग विभाग के द्वारा क्या क्या तैयारियां उसमें की जा रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। साथ ही हमारे पीआरडी जवानों के संगठनों के पदाधिकारियों के साथ में भी संवाद किया गया है। कुछ समस्याएं उनकी जो अपनी रही हैं उनको लेकर उनके साथ में विशेष चर्चा की गई है, जिसमें उनके द्वारा लगातार एक विषय कहा जाना कि उन्हें स्वयंसेवक ना कहते हुए उन्हें जो है कार्मिक शब्द से उनको संबोधित किया जाए। दूसरा, उनका 365 दिनों का रोजगार के परिप्रेक्ष्य में भी उनकी भावना निकल कर आई है। अब मैंने विभाग को दोनों ही एंगलों से परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं कि हमारे पीआरडी जवान की भावनाओं के अनुरूप हमारी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनके अनुरूप खरे उतरें। इसके साथ ही पीआरडी जवान अपने को उन विषयों को लेकर, समान कार्य समान वेतन को लेकर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा है, जिसमें वे सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं। तो चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो पीआरडी जवानों से ही आग्रह किया गया है कि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर है तो निश्चित रूप से इस पर भी किसी प्रकार की चर्चा करना बहुत ज्यादा औचित्यपूर्ण नहीं प्रतीत होता है। लेकिन आपने ये बातें रखी हैं तो इन बातों के परिप्रेक्ष्य में विभाग की ये भरकस हमेशा से मंशा रही है कि पीआरडी जवानों के हितों में निर्णय
होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं समझती हूँ कि 2022 से लेकर अभी तक मैं पीआरडी जवानों के मानदेय वृद्धि से लेकर उनकी लड़कियों की अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के दृष्टिगत, स्कॉलरशिप देने के दृष्टिगत व्यवस्था देने के साथ में उनकी जो रिटायरमेंट की जो उनकी एज है उसमें पहले 50 साल थी, अब 60 वर्ष करने से लेकर गर्भवती महिलाओं को, जो पीआरडी की गर्भवती महिलाएं हैं उनको मात्र अवकाश देने से लेकर ऐसे कई अभूतपूर्व निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय उनके हित में किए गए हैं। कल्याण कोष उनके लिए गठित किया गया है जिसमें उनको चाहे वो ऑन ड्यूटी में उनको चोटिल होने पर उनको जो मदद हो सकती है डिपार्टमेंट उस दिशा में भी काम कर। तो वहीं देहरादून के परेड मैदान में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वदेशी महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्मृति विकास संस्थान द्वारा आयोजित इस महोत्सव में देश भर से आए स्वदेशी उत्पादों की विविधता देखने को मिल रही है। उद्घाटन के बाद मंत्री धन सिंह रावत ने विभिन्न स्वदेशी स्टॉलों का निरीक्षण किया और उत्पादों की गुणवत्ता और नवाचार की सराहना भी की। देखिए, स्वदेशी महोत्सव जो है हर साल किया जाता है और हर सालों की भांति इस बार भी संस्था के द्वारा मुझे बुलाया गया और मैं कह सकता हूं कि जो पूरे भारतवर्ष में इस बार स्वदेशी का अभियान चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी की भी बड़ी वो है कि भाई हमारे जो स्वदेशी उत्पाद है उनकी ब्रांडिंग की जाए, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। इसी परिप्रेक्ष्य से स्वदेशी मेले आयोजित किए गए हैं और मैं अपने सुरेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जो अगले साल से ऑनलाइन बनेंगे राशन कार्ड। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री की ये अहम बैठक। रेखा आर्या की विभागीय अधिकारियों संघ ये बैठक, अधिकारियों संघ बैठक में इसके निर्देश भी दिए उन्होंने। वहीं राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में होगी पारदर्शिता, जहां उत्तराखंड में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया अब और पारदर्शी और सरल होने जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर बड़ा निर्देश जारी किया। मंत्री ने बताया कि अगले साल से राज्य में राशन कार्ड पूरी तरह ऑनलाइन मोड में बनाए जाएंगे। इससे न सिर्फ प्रक्रिया तेज होगी बल्कि बिचौलियों और अनियमितताओं पर भी रोक लगेगी। रेखा आर्या ने अधिकारियों से कहा कि ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत और उपयोगिता अनुकूल बनाया जाए ताकि आम जनता को किसी तरीके की परेशानी ना आए। तो मैं आपको बताते चले, अगले साल से ऑनलाइन बनेंगे राशन कार्ड। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री की ये अहम बैठक। रेखा आर्या की विभागीय अधिकारियों संग ये अहम बैठक, जहां अधिकारियों संग इस बैठक में इसके निर्देश भी उन्होंने दिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों और उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति के तहत हरिद्वार नगर निगम द्वारा विकसित किए गए तीसरे वेडिंग जोन में आज दुकानों का आवंटन किया गया। मेयर किरण जैसल ने लकी ड्रॉ के माध्यम से लाभार्थियों को दुकानें आवंटित की। इस वेडिंग जोन की क्षमता 200 स्ट्रीट वेंडर्स की है। वहीं दूसरे चरण में 10 चयनित लाभार्थियों को उनके निर्धारित स्थान आवंटित किए गए। मेयर किरण जैसल ने कहा कि रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को स्वरोजगार दिलाना उनकी शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि कुंभ 2027 से पहले ही सभी पंजीकृत वेंडर्स को चिन्हित वेडिंग जोन में व्यवस्थित करने का काम तेजी से चल रहा है। पहले तो मैं संजय चोपड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमेशा ये जनता के साथ खड़े रहते हैं और उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जिसमें हमने 10 मेंबरों को आज पर्ची निकाल के उनके नाम चिन्हित किए हैं और वहाँ पे सेक्टर 2 पे जो भी वेंडिंग जोन है उसमें हम 10 जो व्यक्ति हैं उनको उनकी पर्ची निकाली है और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जनता के लिए आगे बढ़ चढ़कर कार्य करें और मैं हमेशा जनता के साथ हूँ और मुझे हरिद्वार में सेवक के रूप में चुना है, तो मेरी यही प्रक्रिया रहेगी कि मैं सभी के साथ अपना जो भी मेरा कार्य होगा मैं उनके साथ। देखिए, आज जो हमारा भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 वेरियल का जो हमारा वेंडिंग जोन है, तीसरा वेंडिंग जोन, उस वेंडिंग जोन के दूसरे चरण की प्रक्रिया को अपनाया गया
और 10 वेंडर जिन लोगों ने पैसे जमा कर रखे थे, लगभग मैं समझता हूँ 1.5 वर्ष उनका हो गया था पैसे जमा हुए। तो हमने मेयर महोदय से भी रिक्वेस्ट करी थी और MNA साहब से भी हमने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई वो जिन लोगों ने पैसे जमा कर रखे हैं उनको या तो दुकान दो या उनका पैसा वापस करो। तो अमूमन पैसा वापस नहीं हो सकता था, दुकान ही दी जाएगी, क्योंकि दुकान के एवज में उन्होंने पैसे दे रखे हैं। तो आज जो है आपने देखा होगा पारदर्शिता, अति पारदर्शिता अपनाते हुए स्वयं जो है पहली पर्ची जो है मेयर साहब ने निकाली और दूसरी पर्ची जो है तमाम स्ट्रीट वेंडरों ने निकाली, जो यहाँ पर 10 लाभार्थी थे उन सब लोगों ने लक्की ड्रा अपनाया गया। लक्की ड्रा अपनाकर जो है आज नगर निगम द्वारा विधिवत रूप से, संवैधानिक रूप से उनके नाम 10 दुकान अलॉट हो गई है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।